जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे नर जनन तंत्र में 4 अंग होते हैं, उसी प्रकार मादा जनन तंत्र में भी 4 अंग होते हैं। जिसमें सबसे पहला अंग होता है एक जोड़ी अंडाशय, जिसको हम डिंब ग्रंथि भी कहते हैं और इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। दूसरा अंग होता है सहायक नलिका, एसेसरी ट्यूब। तीसरा अंग होता है सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड। और चौथा अंग होता है बाह्य जननेंद्रिय भग यानी कि बल्बा। अब हम बात करते हैं पहले अंग यानी कि अंडाशय के बारे में, जिसको हम डिंब ग्रंथि भी कहते हैं और इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। यह उदर गुहा में वृक्क के पीछे, हमारे पेट के अंदर और वृक्क के पीछे गर्भाशय तथा फैलोपियन नलिका द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यानी कि यह जो अंडाशय है, यह फैलोपियन नलिका द्वारा अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। पहले जुड़ा हुआ था फैलोपियन नलिका से, फिर उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है अंडाशय से। ये रंग इनका जो होता है वो सफेद होता है, यानी कलर में सफेद होते हैं, व्हाइट होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, यानी संख्या में 2 होते हैं। और इनका आकार कैसा होता है? बादाम के आकार के होते हैं। यानी कि ये दिखाई देते हैं बादाम के आकार के, लेकिन इनकी शेप एंड साइज जो होती है वो बादाम के बराबर नहीं होती है। सिर्फ ये दिखाई देता है कि ये बादाम के आकार के जैसा है, बट इनकी शेप एंड साइज बादाम से बड़ी होती है। चित्र होता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब हम इनका चित्र बनाना सीखते हैं कि इनका चित्र बनाते कैसे हैं, यानी कि अंडाशय का। चित्र पे पूर्णतः ध्यान देना है। इनका एक बाहरी आवरण होता है जो कि इनको बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है, उसको कहते हैं मीजोबेरियम। मीजोबेरियम इसमें कुछ इस तरीके से उपकला ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं से निर्माण होता है मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का, ओवम का। इनमें इस तरीके से केंद्रक होते हैं। अच्छा, अब हमारा जो अंडाशय होता है उसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। हमारे अंडाशय के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अच्छा, स्ट्रोमा जो होता है वो किनारों पर पतला होता है। जहां पतला होता है उसको कहते हैं हम बलकुट। इंग्लिश में इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये बीच में गाढ़ा होता है, जिसको हम कहते हैं मध्यांश यानी कि मेड्यूला। मेड्यूला कहते हैं। और इनको कहते हैं हम, जो इसकी बाहरी लेयर है, बाहरी लेयर से जो मीजोबेरियम की अंदर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं हम जनन उपकला। जनन उपकला। अच्छा, इसके अंदर एक कोशिका बड़ी होती है, फिर उस कोशिका के आसपास बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं इस तरीके से। अब ये जो बड़ी वाली कोशिका है, इस कोशिका को कहते हैं मादा जर्म कोशिका, जो कि आगे चलकर क्या बनती है? हमारा अंडाणु बनती है। इसके जो आसपास छोटी छोटी कोशिका हैं, इन कोशिका को कहते हैं पुटिका कोशिका। ये चित्र होता है हमारे अंडाशय का। अच्छा, इस अंडाशय की जो लंबाई होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, या 2 होगी या फिर 3 होगी या फिर 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है इसकी 4 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद बात करते हैं हम फैलोपियन नलिका के बारे में। फैलोपियन नलिका क्या होती है? फैलोपियन नलिका की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी लंबाई होती है? फैलोपियन नलिका की जो ट्यूब दिखाई दे रही है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। संख्या में ये 2 होती हैं। अंडाशय तथा गर्भाशय को जोड़ने का कार्य करती है। इनका कार्य क्या होता है?
ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं और इसके 3 भाग होते हैं और हमें ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये हमारा अंडाशय है। अच्छा, इसका चित्र कैसे बनाते हैं वो हम बनाना सीखते हैं। ये हमारा अंडाशय है। इस पे कुछ इस तरीके से उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं अंडाशय के पास। इन संरचनाओं को कहते हैं कीपक। अच्छा, हमारी जो फैलोपियन नलिका होती है अंडवाहिनी या फिर हम इसको डिंबवाहिनी भी कहते हैं। इसके 3 नाम होते हैं, फैलोपियन नलिका, अंडवाहिनी और डिंबवाहिनी। इसका सबसे बड़ा भाग होता है यहां से और यहां तक, इसको कहते हैं इनफंडिब्यूलम। इसको कहते हैं इनफंडिब्यूलम। फिर हमारा यहां से और यहां तक का भाग होता है तुम्बिका यानी कि एम्पुला। इसको हम इंग्लिश में एम्पुला कहते हैं। अच्छा, जो निषेचन होता है अंडाणु और शुक्राणु हमारे जो मिलते हैं वो यहीं पर होता है। वो निषेचन कहाँ पर होता है? इसी तुम्बिका क्षेत्र में निषेचन की फर्टिलाइजेशन होता है और इसका तीसरा भाग होता है इस्थीमस। इसका तीसरा भाग कौन सा होता है? इस्थीमस। इस तरीके का चित्र होता है हमारी फैलोपियन नलिका का, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका कार्य का क्या होता है? ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है और फैलोपियन नलिका के तुम्बिका क्षेत्र में यानी कि एम्पुला क्षेत्र में ही निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है या फिर सिंगेमी होता है। इसके बाद बात करते हैं हम गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय को इंग्लिश में हम यूट्रस कहते हैं। ये मादा शरीर के अंदर होता है और इसका दूसरा नाम बच्चादानी भी है। हम इसको बच्चादानी भी कहते हैं। संख्या में एक होता है, योनि भाग से जुड़ा हुआ होता है। इसके 3 भाग होते हैं और इसमें 3 ही भित्तियां यानी कि 3 लेयर पाई जाती हैं। उन लेयर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसका जो पहला भाग होता है सबसे ऊपर वाला होता है जिसको हम फंडस कहते हैं। ये गुंबदाकार होता है। इसका दूसरा भाग होता है बॉडी यानी कि काय। यह मुख्य भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। और तीसरा भाग होता है सर्विक्स, जो कि नलिकाकार होता है और योनि भाग से जुड़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं हम इसके चित्र के बारे में। यहाँ पे है हमारा अंडाशय। ये हमारा अंडाशय, ये हमारी फैलोपियन नलिका है। ये होता है सबसे ऊपर वाला भाग, इसको कहते हैं हम फंडस। गुंबदाकार होता है। ये होता है बीच वाला भाग, इसको कहते हैं हम काय और इंग्लिश में बॉडी कहते हैं। और ये होता है इसका तीसरा भाग जिसको हम सर्विक्स कहते हैं यानी कि ग्रीवा। और ये होती है योनि यानी कि वजाइना। अच्छा, इसके 3 भाग हो गए। पहला भाग फंडस हो गया, दूसरा भाग बॉडी हो गया, तीसरा भाग सर्विक्स यानी कि ग्रीवा हो गया और ये योनि भाग से जुड़ा हुआ होता है। इसमें 3 ही भित्तियां, 3 ही लेयर्स पाई जाती हैं। ये हो गई मध्य लेयर और ये हो गई हमारी तीसरी लेयर यानी कि अंतः भित्ति। ये होती है सबसे बाहरी भित्ति, इसको कहते हैं हम बाह्य भित्ति। इंग्लिश में कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये होती है मध्य भित्ति, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और ये होती है अंतः भित्ति, जिसको इंग्लिश में हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसमें एंडोमेट्रियम सबसे मुख्य भित्ति होती है।
जब लेडीज में एमसी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर आर्तव चक्र स्टार्ट होता है तो यही भित्ति है जो टूट टूट कर गिरती है, टूट टूट के गिरती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में रक्त पाया जाता है, यानी कि रक्त पाया जाता है, जिसके कारण जो एमसी होती है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके साथ ब्लीडिंग भी होती है। यह जो भित्ति बनती है यानी कि ये भाई 28 दिन के बाद एमसी होता है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। 28 दिन के बाद ये फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है। इसका ये जब तक कि स्त्री गर्भ धारण नहीं कर लेती तब तक यह बनना और टूटना बंद नहीं होती है। जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो इसका टूटना बंद हो जाता है। इसको बनाने का काम एक हार्मोन्स होता है। इसको बनाने का काम कौन करता है? केवल बनाने का एक हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है जो उसे केवल बनाने का काम करता है। और बनाए रखने का काम कौन करता है? बनाए रखने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स होता है। समझो, जब हम अपना घर बनवाते हैं तो हमारा घर बनाता कौन है? एक मिस्त्री बनाता है। लेकिन हम बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? बनाए रखने के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि कैसे बनाए रखने के जिम्मेदार होते हैं? हम अपने घर की डेंटिंग पेंटिंग करते रहते हैं, साफ सफाई करते हैं, जिससे हमारा घर ज्यादा दिन तक टिका रहे। तो बनाता कौन है? मिस्त्री। मिस्त्री कौन है? एस्ट्रोजन। और बनाए रखने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हम बात करते हैं भित्तियों के बारे में। एक वो सबसे बाहरी भित्ति होती है बाह्य भित्ति, पेरीमेट्रियम इंग्लिश में कहते हैं। बाहरी भित्ति होती है और सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी भित्ति होती है मध्य भित्ति, जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं। मध्य भित्ति होती है और ये अनैच्छिक मांसपेशी होती है, हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती है। और तीसरी होती है अंतः भित्ति, जिसको हम इंग्लिश में एंडोमेट्रियम कहते हैं। यह वलयाकार होती है। वलयाकार मतलब देखो इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, वलयाकार होती है और संवेदनशील होती है। संवेदनशील का मतलब होता है रक्त से भरी हुई, इसमें रक्त पाया जाता है। आर्तव चक्र के दौरान यही भित्ति टूटती है तथा फिर से बनती है, बनती रहती है, टूटती रहती है। बनाने का काम करता है एस्ट्रोजन हार्मोन और बनाए रखने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब हम बात करते हैं बाह्य जननेंद्रिय यानी कि भग और बल्बा के बारे में। सबसे पहले ध्यान से इस चित्र को देखिए। इस चित्र को देखने के बाद ही हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसको हम भग कहते हैं, इंग्लिश में बल्बा कहते हैं। यह स्त्री की बाह्य जननेंद्रिय होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जगनोत्थान के बारे में। मॉन्स प्यूबिस यानी कि ये बसिया होता है ना, बस इसमें बहुत ज्यादा बसे ऊतक पाए जाते हैं। यहीं पर बाल यानी कि रोम पाए जाते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। अब मैं टिक करता हूं कहां पे? जगनोत्थान पे। उसके बाद बात करते हैं हम ओष्ठ के बारे में यानी कि लेबिया के बारे में। ये त्वचा द्वारा आवृत होते हैं और दो होते हैं। जो बाहर वाला होता है उसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। मेजोरा का मतलब होता है बड़ा वाला, मेजोरिटी, मेजोरा, लेबिया मेजोरा। और जो अंदर वाला होता है उसको हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। छोटा होता है तो माइनोरा, बड़ा होता है तो मेजोरा। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये है हमारा लेबिया माइनोरा और ये हमारा लेबिया मेजोरा। अब हम बात करते हैं प्रकोष्ठ के बारे में। वेस्टिट्यूब, लेबिया माइनोरा के बीच का खाली स्थान। जो लेबिया माइनोरा है, जो अंदर वाला है, उसके बीच का जो खाली स्थान है उसको हम कहते हैं प्रकोष्ठ यानी कि वेस्टिट्यूब। इसमें जनन छिद्र होता है, मूत्र छिद्र होता है और इसमें बार्थोलिन नाम की एक ग्रंथि पाई जाती है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं जनन छिद्र तथा मूत्र छिद्र के बारे में। जनन छिद्र में नर जो है अपना वीर्य स्थानांतरित करता है और नवजात शिशु का जो जन्म होता है वो यही इसी जनन छिद्र से होता है। मूत्र छिद्र द्वारा मूत्र बाहर निकाला जाता है यानी कि उत्सर्जित किया जाता है। अब हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्रंथि के बारे में। जो कार्य नर में काउपर या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि करती है वही कार्य मादा में बार्थोलिन ग्रंथि करती है। ये जनन छिद्र के जस्ट बिल्कुल ऊपर पाई जाती है, जो कि चिकना पदार्थ स्रावित करती है। क्या? एक चिकना पदार्थ स्रावित करती है। अब इस चिकने पदार्थ का कार्य क्या होता है? जिससे श्वसन यानी कि वीर्य स्थानांतरित करने के लिए आसानी से अंदर जा सके। यानी कि जब नर और मादा मैथुन करने वाले होते हैं
तो ये बार्थोलिन ग्रंथि जो है एक चिकना पदार्थ स्रावित करती है। उस पदार्थ का कार्य होता है वीर्य स्थानांतरित करने के लिए मादा शरीर में स्टेशन है, यानी कि जो पेनिस है वो आसानी से अंदर जा सके, फ्रिक्शन ना लगे। अब हम बात करते हैं क्लाइटोरिस के बारे में। हम इसको इंग्लिश में भी क्लाइटोरिस कहते हैं और हिंदी में भी क्लाइटोरिस कहते हैं। जैसे नर में श्वसन उत्थानशील संरचना होती है, वैसे ही मादा में क्लाइटोरिस उत्थानशील संरचना होती है, जो पाई कहाँ जाती है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जहां जुड़ते हैं वहीं ये संरचना पाई जाती है, बिल्कुल छोटी होती है। इसके बाद कल हम बात करेंगे स्तन ग्रंथि के बारे में, मेमरी ग्लैंड के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।